बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स 11th क्लास फेडरल बोर्ड उसकी जो एक्सरसाइज नंबर 3.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये लिखा हुआ है, फॉर द फॉलोइंग वेक्टर। जो हमारे पास फॉलोइंग वेक्टर है यानी कि जो नीचे वेक्टर दिए गए हैं, एक ये ए वेक्टर गिवन है और एक हमारे पास बी वेक्टर गिवन है। ये हमारे पास ना दो वेक्टर्स गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन, हमने साइन की वैल्यू फाइंड करनी है ऑफ एंगल बिटवीन देम, के जो साइन के दरमियान एंगल बन रहा है वो हमने मालूम करना है। अब जो साइन ऑफ एंगल है इसका एक फार्मूला होता है, और ये फार्मूला इस जगह पर लिखा होगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका फार्मूला है कि साइन थीटा ये बराबर होता है ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड, फिर ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो इस फार्मूले के मुताबिक ना हमने जो साइन का एंगल है वो मालूम करना है। एंगल को क्या कहते हैं? थीटा। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, देन साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। इन दोनों को ना अलग अलग सॉल्व करना होता है, फिर इनकी वैल्यूज इधर पुट करनी होती है। तो इसके मुताबिक अगर हम देखें तो हमने इस क्वेश्चन में जो वैल्यूज फाइंड करनी है ना, सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला काम होगा ए क्रॉस बी फाइंड करना। उससे जो नेक्स्ट काम होगा, ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड करनी है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन में गिवन वेक्टर ए है, ए वेक्टर से हमने ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड और फिर बी वेक्टर से बी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो फाइंड करनी है। तो ये हमने ना टोटल चार काम करने हैं, और उसके बाद हम फार्मूला लिखकर जो कि साइन थीटा है, और साइन थीटा का क्या फार्मूला? साइन थीटा बराबर है ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड और फिर दोबारा बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। इस फार्मूले में ना वैल्यूज पुट करेंगे। तो अब जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, इसको इस तरह लिखा जाता है, ए क्रॉस बी ऊपर लिख लेते हैं आई जे के। आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर और के यूनिट वेक्टर। फिर ये जो ए वेक्टर है इसकी वैल्यूज इस लाइन में हमने ना लिखनी होती है। और ये जो बी यूनिट बी वेक्टर है उसकी वैल्यू के लिए ना हमने यहाँ पर उनके जो कोफिशिएंट होते हैं ना आई जे के वो इधर लिखने होते हैं। उसके बाद इसका आपने डिटर्मिनेंट ओपन करना है। ये जो आई है बेशक आप शुरू में लिख लें या बाद में लिख लें, आपकी मर्जी है। जो जे है इसको शुरू में लिखें या बाद में लिखें, तो इस जगह पर भी लिखा जा सकता है। अगर इधर ना लिखना हो, के को शुरू में लिख लें बाद में लिख लें, ये आपकी मर्जी है। अच्छा, अब इसका डिटर्मिनेंट हमने खोलना। चार रकमों का डिटर्मिनेंट इस तरह ओपन होता है। ये जो डायगोनल में होते हैं इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। -4 है, मल्टीप्लाई होना है 4 से, फिर फार्मूले का माइनस आता है। फिर ये दोनों टर्म्स ना मल्टीप्लाई होती हैं। 3 ने ना -3 से मल्टीप्लाई हो जाना। जिसको मर्जी पहले लिख लें, -3 लिख लें पहले या 3 लिख लें। तो ये इस तरह ना, फिर इसके साथ हम आई लिख लेंगे। ये जो आई है ना इसको हमने इधर लिख लिया है। फिर इसी तरह पहली टर्म प्लस की होती है, फिर दूसरी माइनस की, तीसरी प्लस की। ये आई वाली है, ये जे वाली है और ये के वाली टर्म होती है। ठीक है। तो ये माइनस ना इस वजह से आया है, इस माइनस जो हमने दरमियान में लगाना होता है। अच्छा, ये फिर हमने दूसरी वैल्यू को हल किया, ये तीसरी को हल किया। यहाँ से हमारे पास ए क्रॉस बी का जवाब आ जाएगा। तो ये ऊपर ना इस जगह पर इन्होंने निकाला हुआ है। तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी वेक्टर जो है ना उसका जवाब है। लेकिन हमें तो ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड किस तरह निकाली जाती है? ये जो आई का कोफिशिएंट है ना इसका हमने स्केयर लेना है, फिर प्लस लिखना है। फिर ये जो जे का जो कोफिशिएंट है -5, इसका स्केयर ले लेना है, फिर लिखना है प्लस। फिर ये -2 है, इसका हमने स्केयर ले लेना है। ठीक है। तो अब माइनस इस स्केयर की वजह से खत्म हो जाएगा, ये 49 आ जाएगा। ये -5 का स्केयर है, ये 25 आ जाएगा। -2 का स्केयर है तो वो 4 आ जाएगा। फिर इसका हमने स्केयर रूट लेना है। ये सारे ऐड होकर 78 बनेगा और इसका स्केयर रूट बन जाएगा। फिर हमारे पास ना क्वेश्चन में ए वेक्टर गिवन था। ए वेक्टर जो था ना वो इसके बराबर था 2 × I -4 × J और +3 × K। तो इसकी मदद से हमने ना ये वाला मैग्नीट्यूड निकाला। जो बी वेक्टर था वो था जी I -3J + 4K। तो इधर आई के साथ कुछ नहीं है तो 1। इसकी मदद से हमने ना बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाली। ये हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई हैं। फिर हमने लिखा इफ
थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर, देन साइन थीटा इसके बराबर होगा। ये तीनों वैल्यूज लगा दी, ये वाली वैल्यू ऊपर आ गई, ये स्केयर रूट 29 इधर, और ये वाला जो स्केयर रूट 29 है ये बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब ये तीन स्केयर रूट है तो हमने एक ही स्केयर रूट बना लेना। 29, 26 नीचे 78 ऊपर। अब इसकी आप कटिंग कर दें तो ये आ जाएगा जी 26 वन ज़ा 26, और 26 थ्री टाइम्स 78 होता है। बेशक इसको मल्टीप्लाई करके देख लें, ये कितना हो गया 18, 8 लगा 1 कैरी, और 3 2 ज़ा 6 और एक 7, तो इसका मतलब 26 तीन बार 78 होता है, ये 78 होता है, तो ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा, और इसको ऊपर स्केयर रूट। तो ये हमारे पास ना इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब सेम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये ए की वैल्यू दी हुई है, ये बी की वैल्यू दी हुई है, तो ये ए क्रॉस बी लिखा, ऊपर आई जे के लिख लिए, ए की वैल्यू इधर लगा दी, बी की वैल्यू इधर लगा दी, फिर ये पहली टर्म ये आई, ये दूसरी टर्म इसके साथ ये माइनस जे लिख लिया, फिर तीसरी टर्म इसके साथ के लिख लिया, इसका डिटर्मिनेंट ओपन किया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। फिर इसकी हमने मैग्नीट्यूड ले ली, ये -1 का स्केयर, -14 का स्केयर, और ये -19 का स्केयर। तो 14 का स्केयर होता है 196, 19 का होता है जी 361, और 1 का 1 ही होता है। इसको ऐड करेंगे ये आंसर आ जाएगा। अब ये जो ए वेक्टर हमारे पास था ऊपर क्वेश्चन में, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा इसे छोटा करके, फिर शायद नजर आ जाए। ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर की ना मैग्नीट्यूड हमने इधर लेना है, तो इसका मैग्नीट्यूड इधर आ जाएगा। ये 4 है, 4 इधर आ गया, -3 इधर आ गया, ये वाला 2 इधर आ गया। तो इस तरह ना इसको हम सॉल्व करेंगे, ये 29 आएगा। इसी तरह ये जो बी वेक्टर है वो के बराबर था 3i - 7j और +5k। तो ये हमारे पास ना इसकी वैल्यूज आ गई, इससे हमने ये वैल्यू निकाल ली। फिर ये फार्मूला लिखा इसका, इस फार्मूले में ना वैल्यूज पुट कर देंगे ऊपर। ए क्रॉस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड इधर लगाई। अब ये कटिंग नहीं होती ना, फिर इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, 29 को ना 83 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा ना वो ये आ जाएगा 2407, तो ये इस जगह पर आ जाएगा। तो ये इसका ना आंसर आ गया। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 ने सॉल्व होना था, तो ये आसान था क्वेश्चन। इसमें कोई मसला तो नहीं है क्वेश्चन नंबर 3 में? नहीं। अच्छा, उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं फाइंड अ वेक्टर, आपने एक वेक्टर मालूम करना है ऑफ मैग्नीट्यूड 5, उसकी मैग्नीट्यूड 5 हो, एंड परपेंडिकुलर टू बोथ, इन दोनों के वो परपेंडिकुलर हो, ये जो दो वेक्टर है ना इसके वो क्या हो, परपेंडिकुलर हो। अच्छा, ये एक वेक्टर मैं कहता हूँ इधर है, और एक वेक्टर किधर है जी, इस जगह पर है। ये मैंने अपने पास से लिखा, अगर मैं इसके ना परपेंडिकुलर वेक्टर बनाना चाहूँ ना यूं ऊपर की तरफ, जो कि ए के साथ भी परपेंडिकुलर है, अगर बी के साथ देखा जाए तो ये बी के साथ भी परपेंडिकुलर है, तो ये जो इसके ऊपर आता है ना वेक्टर जो बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, ए के ऊपर भी बी के ऊपर भी, उस वेक्टर का नाम होता है ए क्रॉस बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ए और बी दोनों के जो परपेंडिकुलर वेक्टर है ना, वो अगर हमने फाइंड करना है वो किसके बराबर होगा, ए क्रॉस बी वेक्टर के बराबर होगा। तो एक तो हमने ये वेक्टर मालूम करना है, फिर इस वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि उन्होंने क्या है जो नया वेक्टर है ना इसकी मैग्नीट्यूड 5 है, मसलन ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, इसकी जो बुलंदी है वो 5 है, और ये इन दोनों वेक्टर के क्या परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब हमने ये चीज फाइंड करनी है, 5 × A क्रॉस B। अब इसकी इसका आपने ना ए क्रॉस बी जो वेक्टर है ना वो फाइंड करके उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये हमने सबसे पहले लिखा ए क्रॉस बी, फिर ऊपर क्या लिखेंगे आई जे के, फिर ए वेक्टर की वैल्यूज इधर ये जो ऊपर दी हुई है 3 -2 और 5, फिर ये बी वेक्टर की वैल्यूज 8 -2 और 1 ये इस जगह पर लिख ली। फिर इसका डिटर्मिनेंट ओपन किया तो इसका जो हमारे पास आंसर आया ना वो ये आ गया। ये हमारे पास ना वेक्टर आ गया। अब इस वेक्टर की भी ना आपने मैग्नीट्यूड निकालनी है, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी है, या वो क्यों निकालनी है, क्योंकि आपने ना इसकी डायरेक्शन निकालनी है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो फिर उस यूनिट वेक्टर को ना 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले ये वेक्टर निकाला, फिर वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाली,
जो कि इसके बराबर आ गई, 8 का स्क्वायर 37 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। फिर ये हम लिखेंगे डायरेक्शन निकालने के लिए, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए। तो ये हमने अपने पास से इसको नाम दे दिया एम यूनिट वेक्टर का। तो वो किसके बराबर है? वो वेक्टर के बराबर है जो ऊपर की तरफ वेक्टर था ना, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी वेक्टर का नाम है। ठीक है, ये दो वेक्टरों का क्रॉस लेने से बना है ए क्रॉस बी, और फिर ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड। तो यहां से हमारे पास ना यूनिट वेक्टर आ गया, तो जो कि इसके बराबर है। अब हमने क्या करना है, इस यूनिट वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 5 × m यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है। तो उन्होंने क्वेश्चन में बताया था जो हमारे पास रिक्वायर्ड वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, 5 है। और वो ए और बी के क्या परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ए और बी यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन का वेक्टर निकलेगा ना, या यूनिट वेक्टर निकलेगा, उससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये 5 लिखा, इसकी वैल्यू ये ऊपर हमने निकाली हुई है, ये लिखेंगे। अब ये जो 5 होगा ना, इसने मल्टीप्लाई होना है इसके साथ, तो हम 5 को बाहर ही लिखा रहने देते हैं, नीचे से ये वाली भी टर्म को ना बाहर निकाल लेते हैं, ये टर्म साथ लिख लेते हैं। तो ये इसका आंसर आ गया। तो इसके अंदर हमने किया क्या, ए क्रॉस बी फाइंड किया, फिर इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड की, फिर वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर के बराबर आ जाती है। बेशक आप एन वेक्टर लिख लें, एम वेक्टर लिख लें, एम यूनिट वेक्टर लिख लें, जो भी लिखना चाहें आपकी मर्जी है। तो इस जगह पर ये हमने लिख कर उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस तरह इसका आंसर आ गया। हाँ जी, इसके अंदर कोई मसला है तो बताएं, नहीं तो मैं दोबारा समझा देता नहीं। हूँ। उसके बाद इससे अगले सवाल में कह रहे हैं एक्सप्रेस द वेक्टर, ये हमारे पास वेक्टर है एज अ सम ऑफ टू वेक्टर। ये टू वेक्टर के ना सम के बराबर है, यानी कि ये जो वेक्टर है एज अ सम ऑफ टू वेक्टर, वन ऑफ विच इज पैरेलल टू द अदर। एक जो है ना पैरेलल है एंड अदर इज परपेंडिकुलर है इसके। यानी कि ये जो वेक्टर है ये दो वेक्टर का सम है। तो वो जो दो वेक्टर है ना, एक वेक्टर के ये पैरेलल है और एक वेक्टर के ये परपेंडिकुलर है, इस तरह करके ना ये कोई बात बता रहे हैं। तो दोबारा पढ़ लेते हैं। एक्सप्रेस अ वेक्टर, एक आपने ना वेक्टर को एक्सप्रेस किया हुआ है, जाहिर किया हुआ है, मसलन ये एक वेक्टर ना जाहिर किया गया एज अ सम ऑफ टू वेक्टर, ये टू वेक्टर का सम है। वन ऑफ विच इज पैरल, एक जो वेक्टर है ना वो पैरल है, एंड अदर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर, और दूसरा जो वेक्टर है ना वो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। अच्छा, अब इसको जरा थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, फिर इसकी समझ आ जाएगी। हमने फर्ज किया कि हमारे पास ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर इज द सम ऑफ टू वेक्टर, ये दो वेक्टर्स का सम है, ए और बी वेक्टर का सम जो है ना वो इसके बराबर है। इन विच ए इज पैरल, जो ए है ना वो क्या पैरल है, और जो बी है वो परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर, इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले ऊपर वाली जो बात है ना, ये वाली जो बात है, इससे हम ना ये चीज लिख सकते हैं, हम कहेंगे जो हमारे पास वेक्टर गिवन वेक्टर है ना, ये दो वेक्टर के सम के बराबर है। तो एक तो इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, उसके बाद हमने कहा जो ए है ना वो पैरेलल है किसके, ये जो गिवन वेक्टर है इसके ये पैरेलल है, यानी कि जो गिवन वेक्टर है उसके ये पैरेलल है, ऊपर वाले के पैरेलल नहीं है। ए जो है वो गिवन वेक्टर जो बाद में गिवन वेक्टर है इसके पैरेलल है। तो अगर इसके पैरेलल है तो हम क्या लिखेंगे, ए बराबर है स्केलर, इधर कोई नंबर लिखा जाता है और इस साइड पर ना वो वेक्टर लिख दिया जाता है। तो इधर हम नंबर लिखने के बजाय ना लैम्डा लिख दिया। तो ये हमने ना अपना ए वेक्टर बना लिया। ठीक है, दूसरे नंबर पर उन्होंने बताया था जो दूसरा वेक्टर है ना वो उसके परपेंडिकुलर है, यानी कि जो बी वेक्टर है वो गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो इधर हमने ना पहले ये कर लेते हैं कि जो ए की वैल्यूज हैं, ऊपर जो हमारे पास ये जो इक्वेशन बनी है इसके अंदर हमने ना ए की वैल्यू पुट कर ली। तो ये हमने ये साइड लिखी, ये हमने किसकी वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू पुट की, आगे क्या लिखा हुआ प्लस बी, ये प्लस बी इधर लिख लिया, ए प्लस बी। और ये जो चीज थी ना इसमें हमने वैल्यूज पुट कर लिए। पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इसको सारे को सॉल्व किया, मसलन ये बी को इधर रहने दिया, ये वाली टर्म इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इस टर्म को हमने ना दूसरी तरफ ले आना है। तो यहाँ से हमारे पास इसका जवाब आएगा। इसको जरा देखते हैं कि सही दूसरी तरफ लेकर गए हैं और
साइन इन्होंने चेंज किए हैं या नहीं किए हैं, साइन चेंज ना, इसकी जरा एक दफा तसल्ली कर लेते हैं। तो ये वाला जो बी है ना, इस बी को आप इधर ही लिखा रहने दें, जिस जगह पर लिखा हुआ है इसको इधर ही लिखा रहने देते हैं। एक मिनट, ये जरा थोड़ा सा लिख नहीं रहा है, मैं एक मिनट चेक कर लूँ इसे क्या मसला है। अच्छा ये एक मिनट, ये भी लिख लेते हैं। ये बी हमने इधर ही लिखा रहने दिया। ये हमने सबसे पहले किसकी वैल्यू लिखी, ये वाली वैल्यू इधर लिख ली। अब ये जो वैल्यू है ना, इसने दूसरी तरफ जाकर ना साइन चेंज होना है। ये पहली वैल्यू लिखी, ये फिर माइनस ये दूसरी, और ये तीसरी वैल्यू। अब हमने क्या करना, ये 5 इधर आ गया और -2 लैम्डा इधर आ गया। उसके बाद ये 2 जे की वैल्यू आ गई, और ये माइनस माइनस प्लस लैम्डा इधर आ गई। इसी तरह के ये ठीक इन्होंने वैल्यू निकाली हुई है। अब वो ये कहते हैं ये जो बी वेक्टर है ना, ये जो हमारे पास गिवन वेक्टर था, इसके ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। ऊपर जो है ना, वो जो हमने सॉल्व किया, इसको हमने ना इक्वेशन 2 कह के छोड़ देना, इसको बाद में सॉल्व करते हैं। ये बी वेक्टर हमने जो ऊपर निकाला है, बी वेक्टर जो भी निकाला है, इसको हम इधर पुट करेंगे। ये बी वेक्टर की वैल्यू आ गई है, और ये हमारे पास गिवन वेक्टर है। अब इसका हमने ले लिया डॉट प्रोडक्ट, जो कि 0 के बराबर है। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर हो तो ये दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। फिर इसका आई ये है, इसका आई ये है, तो 2 ने मल्टीप्लाई होना 5 - 2 लैम्डा के साथ। इसी तरह ये जो दूसरी वैल्यू है, इसने इधर दूसरी वैल्यू इधर क्या है जी, माइनस है। इधर ये हमारे पास जे की वैल्यू क्या है जी, -1, -1 इससे मल्टीप्लाई होना है। तो इस तरह ने ये हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी। इसके अंदर 10 और ये -9 कितना हो गया, 1, और ये कितना हो गया जी, -2 और +1। ये एक मिनट इसको यू सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास कौन कौन सी चीजें जो है ना ऐड हो रही हैं, ताकि ये सही नजर नजर आ जाए। एक मिनट, ये जरा सही काम नहीं कर रहा, इसको मैं जरा ना मिटा लूँ इधर से। चले, वैसे ये सॉल्व हो जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है इसका ना। जरा जो अरेजर है ना वो काम नहीं कर रहा है। अच्छा, ये सिंपल ही है, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। तो ये -14 लैम्डा -1 आएगा, इस -1 को इधर ले आएंगे तो +1 हो जाएगा, -14 लैम्डा +1। तो ये फिर माइनस ना दूसरी तरफ जा सकता है, तो ये इधर आकर ना -1 हो जाएगा। क्योंकि एक साइड पर माइनस लिखा हो ना, तो वो माइनस दूसरी तरफ आ जाता है। वो क्यों आता है, क्योंकि हम दोनों साइडों पर ना -1 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। ये प्लस हो जाता है और ये माइनस हो जाता है। फिर ये जो 14 है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय 14 लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमने लैम्डा की वैल्यू निकाल ली है। तो बी वेक्टर में ना जहाँ जहाँ लैम्डा लिखा हुआ था ना, उधर हमने लैम्डा की वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये बी वेक्टर हमने ऊपर ना अभी थोड़ी देर पहले मालूम किया था। ये जिस जिस जगह पर लैम्डा लिखा हुआ है, हमने क्या करना, लैम्डा की वैल्यू पुट कर देनी है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 7 एलसीएम आ गया, ये आ गया जी 35 + 1, तो ये 36/7 आ जाएगा। इसी तरह इन सब का ना एलसीएम लेना। तो इस जगह पर मैं आपको दिखाता हूँ, इन्होंने एलसीएम लिया होगा। तो ये एलसीएम लेके ना ये हमारे पास जवाब आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, बी वेक्टर आ गया। फिर हमने ये देखा था, एक इक्वेशन ये भी बनाई थी कि जो ए वेक्टर ना वो बराबर है लैम्डा इनटू गिवन वेक्टर। क्योंकि ये ए और जो गिवन वेक्टर थे ना, ये पैरेलल थे, पैरेलल वेक्टर थे, इस वजह से हमने इसको इस तरह लिखा था। अब इधर लैम्डा की जगह ना लैम्डा की वैल्यू पुट कर देते हैं। लैम्डा की वैल्यू कितनी है, -1/14। तो ये हमने इस जगह पर लिख दी। तो ये फिर सबके साथ इसे मल्टीप्लाई करें, तो ये 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14 आता है। तो 1/7 आ जाएगा, साथ ये माइनस आ जाएगा। ये इस तरह हमारे पास ना ए वेक्टर आ जाएगा। तो हमने ए और बी जो वेक्टर है ना, इस तरीके से मालूम कर लिए हैं। तो एक दफा मैं आपको दोबारा बता देता हूँ इसके अंदर हमने किया क्या, ताकि इसकी अच्छे तरीके से ना समझ आ जाए। इसके अंदर ना उन्होंने कहा कि हमारे पास एक वेक्टर है, जो कि ये है, ये दो वेक्टर के ना सम के बराबर है। तो वो दो वेक्टर हमने अपने पास से लिख लिए थे, ए और बी का सम करेंगे ना, इसके बराबर है। फिर उन्होंने ये कहा कि उनमें से जो एक वेक्टर है ना वो पैरेलल है इस वेक्टर के, और जो दूसरा वेक्टर है ना वो इस वेक्टर के, जो गिवन वेक्टर है, इसके परपेंडिकुलर है। फिर बताएं कि वो जो हमारे पास ए और बी वेक्टर है ना, उनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है।
तो अगर ये दोनों पैरेलल हो ना, तो फिर ए वेक्टर इधर कोई स्केलर लिखते हैं, स्केलर से मुराद कोई नंबर लिख लिया जाता है। अब हमें तो नहीं पता इधर क्या नंबर आएगा, तो इस वजह से हमने इस जगह पर लैम्डा लिख लिया और यहाँ पर गिवन वेक्टर लिख लिया जिसके ये पैरेलल है। तो इस तरह ये हमने लिख लिया और बाद में हमने क्या किया, इसको जरा सॉल्व करके ना बी की वैल्यू निकाली है, ये बी की वैल्यू आ गई। अब बी जो है ना वो गिवन वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर है, फिर उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ना जीरो के बराबर आना है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट जब जीरो के बराबर रखा, वहां से हमारे पास ना लैम्डा की वैल्यू आ गई -1/14। यही लैम्डा की वैल्यू हमने ना इधर पुट कर देनी है, ये जो ऊपर हमारे पास ये ए बराबर है लैम्डा और ये चीज, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू -1/14 पुट करेंगे, फिर हमारे पास ए की वैल्यू जो है ना वो निकल आएगी। और ऊपर भी जो हमारे पास इधर ये ए ये बी है, बी के अंदर भी जहां जहां लैम्डा लिखा है ना उधर लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे, वहां से हमारे पास बी वेक्टर की वैल्यू निकल आएगी। हाँ जी, इसकी समझ आ गई इस क्वेश्चन की। जी। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन का नंबर है जी 5। 5 नंबर क्वेश्चन के अंदर वो ये कह रहे हैं, प्रूव दैट लैग्रांज आइडेंटिटी, ये ना एक आइडेंटिटी है जिसको लैग्रांज आइडेंटिटी कहते हैं, कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का स्केयर लिया जाए ना, वो बराबर होता है इन दोनों का स्केयर अलग अलग लिखते हैं, ए वेक्टर का स्केयर, बी वेक्टर का स्केयर, फिर माइनस ए डॉट बी वेक्टर के ना स्केयर के ये बराबर होते हैं, यानी कि इस चीज के ये चीज बराबर होती है। इस चीज को हमने ना प्रूव करना है, ये लैग्रांज आइडेंटिटी है, इस चीज को हमने प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम कहेंगे, हमें पता है ए क्रॉस बी जो है ना ये बराबर होता है ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड साथ साइन थीटा लिखते हैं, और साथ ना ये यूनिट वेक्टर भी आता है, क्योंकि ये ना स्केलर नहीं होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। जो ए क्रॉस बी है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके अंदर इसका जो आंसर आएगा ना वो वेक्टर आएगा। तो वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड होती है और दूसरे नंबर पर ना डायरेक्शन होती है, एक मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो अब डायरेक्शन को शो करने के लिए ना इन्होंने एन यूनिट वेक्टर लिखा है, ये जो एन है ना ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, और ये जो चीज है ना ये किसको शो कर रही है, मैग्नीट्यूड को शो कर रही है। तो इसको इस तरह लिखा जाता है, अगर होता है ना ए डॉट बी, तो आपने लिखना था ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड साथ आपने cos थीटा लिख देना था। लेकिन अगर क्रॉस होगा तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा साथ यूनिट वेक्टर भी लिख लेंगे। अच्छा, अब इसकी हम मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो ए क्रॉस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ये ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो पहले ही है, तो यहाँ पर एन यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। अब आपने एक चीज ये पढ़ी हुई है, जो यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है ना वो 1 के बराबर होती है। तो इस एन यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड ये 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। तो ये साइन थीटा को भी ना आपने मैग्नीट्यूड के अंदर लिखना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबका स्केयर ले लेते हैं, इसके ऊपर भी स्केयर आ जाएगा, इसके ऊपर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, और साइन के ऊपर भी आ जाएगा। साइन का अगर हम स्केयर लेंगे तो वो साइन स्केयर बन जाएगा, ठीक है। और साथ में ये मैग्नीट्यूड बेशक खत्म कर लेते हैं। अब जो साइन स्केयर होता है ये बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्केयर। वो क्यों, क्योंकि हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, साइन स्केयर थीटा जमा कॉस स्केयर थीटा ये बराबर होता है 1 के। तो इधर से अगर हमने साइन स्केयर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो वो बराबर आ जाती है 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा के, वो बराबर आ जाती है। तो इस तरह ना साइन स्केयर की जगह पर हम लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा। अब इसने ना अंदर मल्टीप्लाई होना, यानी कि ये जो चीज है ना ये मल्टीप्लाई होगी पहले 1 के साथ, ये आंसर आ जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म के साथ, ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इसको हम यूं लिख सकते हैं, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड और cos थीटा और सारे की पावर 2। तो ये जो अंदर वाली सारी चीज है ये बराबर होती है ए डॉट बी, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ए और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, और ऊपर ये स्केयर लिखा है ना तो ये स्केयर किधर आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये मान गया ए क्रॉस बी का स्केयर वो बराबर है ए का स्केयर बी वेक्टर का स्केयर माइनस ए डॉट बी वेक्टर का होल स्केयर। ये इस तरह करके ना ये चीज प्रूव हो गई है। तो इसको इस तरह ना प्रूव करना था। हाँ जी, ये इसके जो प्रूव है इसकी समझ आ गई है।
सर ये शुरू में स्क्वेयर कैसे हुआ है? यहाँ अगर ये जो ए का ये वाला ए स्क्रीन और बी अलग अलग मैग्नीट्यूड है सबसे ऊपर। इस जगह पर ये वाला या इससे ऊपर। नहीं सर, सबसे ऊपर जो पहली लाइन है। अच्छा पहली लाइन है ये वाली। जी। ये तो प्रूव करना, ये क्वेश्चन है, ये क्या है? नहीं, आंसर में। अच्छा आंसर में। ये देखें इस जगह पर ना हमने खुद स्केयर लिया है। ये वाला जो स्टेप है ना, ये वाला स्टेप, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है ए क्रॉस बी। ठीक है। इस सारे का जवाब क्या आया? इसका जवाब ये आया इस साइड पे। ये सारी चीज किसके बराबर आई है? ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और साइन थीटा इसकी मैग्नीट्यूड। ये चीज आ गई ना हमारे पास। अब हमने क्या करना है? स्केयर ले लेना है। तो राइट साइड पर भी लेफ्ट साइड पर भी, इसके ऊपर भी स्केयर आ जाएगा, इसके ऊपर भी स्केयर आ जाएगा, इसके ऊपर भी स्केयर आ जाएगा, और साइन के ऊपर भी स्केयर आ जाएगा। ठीक है, ये सब के ऊपर स्केयर आ गया। फिर साइन स्केयर को क्या लिखा? 1 - कॉस स्केयर। फिर ये जो बाहर चीज है ना, इसने अंदर मल्टीप्लाई हो जाना है। हाँ जी, ये क्लियर हुआ पॉइंट? यहाँ इसके अंदर दोबारा समझाऊं? सर जो शुरू में ए और बी का अलग से पहले ही मैग्नीट्यूड लिया गया, तो जब हम फिर से मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वो स्क्वायर नहीं होगा? नहीं नहीं, दोबारा मैग्नीट्यूड नहीं लिया, इसकी पावर 2 ले लिया। ठीक है। यानी कि सब के ऊपर हमने क्या लिख लिया? 2 लिख लिया। जिस तरह हम करते हैं ना, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, के दोनों तरफ पावर 2 लेने से। तो इसके ऊपर ना हमने पावर 2 ले लिया। अब अगर मसलन ये पूरी 3 रकमें हैं, इस तरह ए वेक्टर, बी वेक्टर और साइन थीटा, ये हमारे पास कितनी रकमें हैं? 3 है। अगर इस सारे की मैं पावर 2 लूंगा ना, ये पावर 2 इसके ऊपर भी आ जाएगी, इसके ऊपर भी आ जाएगी, और इसके ऊपर भी आ जाएगी। ठीक है। तो ये ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्केयर आ जाएगा, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्केयर आ जाएगा, और ये साइन थीटा का स्केयर आ जाएगा। तो इस वजह से ना इन सब के ऊपर 2 2 लिख दिया। ठीक है। तो दोनों तरफ ना, राइट साइड पर भी और लेफ्ट साइड पर भी ना, हमने स्केयर लिया। ठीक है। तो इस तरह ये हुआ कि इसको डायरेक्ट स्केयर लिख कर ना हमने प्रूव कर लिया। हाँ जी। ये क्लियर हुआ या इसको यहाँ कोई है अभी इधर कंफ्यूजन? जी। अच्छा, ये इस तरह ही करना है। ठीक है। कि पहले वो निकाल के ना, फिर उनकी पावर 2 लेनी है, फिर जो पावर 2 है ना, वो सबके ऊपर आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है, इसके अंदर हमारे पास ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, और सी वेक्टर है। ये 3 वेक्टर ना गिवन है। फाइंड अ वेक्टर डी। आपने डी वेक्टर मालूम करना है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। वो ए और बी के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये ए है, ये बी है, इन दोनों के वो परपेंडिकुलर है। इन दोनों के अगर परपेंडिकुलर है ना, तो वो कौन सा वेक्टर होगा? ए क्रॉस बी। तो कहते हैं आपने एक वेक्टर डी मालूम करना है जो ए और बी के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये इस तरह करके ना, इसको आपने करना है, फाइंड अ वेक्टर डी। डी वेक्टर मालूम करें विच इज परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर हो बोथ ए एंड बी, ए और बी के परपेंडिकुलर हो। और इट इज गिवन डैट के सी और डी का अगर आप डॉट प्रोडक्ट लें, और वो किसके बराबर आना चाहिए? 1 के बराबर आना चाहिए। ये उन्होंने बात बताई हुई है कि सी और डी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो 1 के बराबर होगा। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। कहते हैं गिवन डैट डी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ए और बी के वो क्या जी? परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब 10 जो डी हमारे पास होगा ना वेक्टर, वो पैरेलल होगा इस वेक्टर के। यानी कि जो हमारे पास डी वेक्टर है ना, वो ए और बी के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो अगर ए और बी के वो परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब जो ए क्रॉस बी आया और डी आया, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। यानी कि ये जो वेक्टर, ये तुम्हें पता है कि अगर ए और बी एक प्लेन में हो, तो इसके जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है ना, वो ए क्रॉस बी होता है। तो उन्होंने क्वेश्चन में ये बताया जो डी है ना, वो भी ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं इसको भी ए और बी के परपेंडिकुलर बना दूं, यूं ऊपर को बना दूं, तो फिर ये जो डी होगा और ए क्रॉस बी होगा, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। तो पैरेलल अगर हो ना, तो उसको यूं लिखा जाता है, जो डी है और ये जो ए क्रॉस बी है, इसके साथ ना कोई हम नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, कोई स्केलर नंबर,
तो ये इसका मतलब होता है ये दोनों पैरेलल हो गए, तो डी जो है वो पैरेलल हो गया ए क्रॉस बी के। ठीक है, तो अब हम ना पहले ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं। तो इधर से हमने क्या किया, ए क्रॉस बी की वैल्यू निकाली, तो ये हमारे पास ना वैल्यू आ गई है। अब इसको हम इस फार्मूले में पुट कर देते हैं, डी बराबर है लैम्डा ए क्रॉस बी के बराबर है। तो ये हमने डी की वैल्यू लिखी, ये लैम्डा लिखा, ये ए क्रॉस बी की वैल्यू लिखी, फिर इस लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास ना डी का जवाब आ गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सी और डी का डॉट प्रोडक्ट लेना है और उसको 1 के इक्वल रखना है। तो ये मैंने सी की वैल्यू किधर से लेनी है, क्वेश्चन में से। तो क्वेश्चन में ना पहले हमने ए और बी की वैल्यू को इस्तेमाल किया था। ये जो सी की वैल्यू है ना, इसको अब आपने इधर से लिख लिया 3J और 2K, ये वाली वैल्यू इधर लिख ली। डी की वैल्यू यहाँ से ऊपर से आ जाएगी, ये डी की वैल्यू आ गई। और ये 1 क्यों लिखा, क्योंकि ये गिवन है क्वेश्चन में, ये 1 के बराबर है। इधर तो आई है नहीं, तो इसका आई क्या होगा, 0 होगा। तो 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जे को जे के साथ, के को के के साथ, ये हमने ना इस तरह मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब ये 8 लैम्डा और 3 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा, ये कितना बन जाएगा, 5 लैम्डा बराबर 1। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो लैम्डा आ गया 1/5। अब इसको ना डी वाली वैल्यू में पुट करते हैं। हमारे पास जो डी की वैल्यू थी ना वो ये थी, -2 लैम्डा आई, ये लैम्डा की जगह वैल्यू पुट कर दी, माइनस लैम्डा जे, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी, 4 लैम्डा के, ये लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा -2/5 लैम्डा -1/5। ये आई है, इधर लैम्डा नहीं आई, ये जे, और ये 4/5 के। ये डी का हमने ना जवाब निकाल लिया। ठीक है, अब हमें ना डी का पता चल गया, ये वैल्यू निकली है। तो यही हमारे पास ना वो रिक्वायर्ड वेक्टर है जो ए और बी के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ए और बी के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी वेक्टर के ये पैरेलल होगा। तो वहां से हमने ना इसको फिर फाइंड कर लिया। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 5 में तो नहीं कोई मसला है, समझ आ गई इसकी। जी। अच्छा, उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो ये कह रहे हैं कि फाइंड द वेक्टर बी। आपने बी वेक्टर को फाइंड करना, उसके बाद सच डेट ए क्रॉस बी जो है ना वो सी के बराबर है, ए डॉट बी जो है वो 3 के बराबर है, ए और बी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। तो ऐसे करते हैं, पहले हम ना ए क्रॉस बी मालूम करते हैं। हम कहते हैं ए क्रॉस बी किसके बराबर है, सी के बराबर है। तो ए क्रॉस बी को निकालने का ये हमें तरीका आता है। ये सी की वैल्यू इधर पुट कर दी, ए क्रॉस बी यूं डिटर्मिनेंट सा बना के ऊपर आई जे के लिख कर इसको सॉल्व करते हैं। इसके डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे, ये वाली साइड साथ साथ यूं चलती जाएगी, इसका डिटर्मिनेंट ओपन करके ना ये हमने लिख लिया। अच्छा, ये जरा बी की वैल्यू देख लें, बी तो इसमें है ही नहीं, तो बी हमने ना अपने पास सेलेक्ट किया। हमने कहा जी बी बराबर है B1I प्लस B2J प्लस B3K। ये बी की वैल्यू हम इस तरह लिखेंगे, बाकी ए और सी की वैल्यू हमारे पास है। तो ये हमने इस तरह लिख कर ये एक ना इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको अगर हम कंपेयर करें, ये चीज किसके बराबर आएगी, इधर कुछ नहीं है तो 1 के बराबर आएगी, एक इक्वेशन ये बन गई। ये सारी चीज किसके बराबर है, I1 के बराबर है, ये दूसरी इक्वेशन। उसके बाद ये जो तीसरी इक्वेशन है, यहाँ से ये इसको हमने लिखना है -1 के बराबर। तो ये चले, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, ये दोनों माइनस ना खत्म हो जाएंगे। तो ये हमारे पास ना आ जाएगा, क्योंकि इसकी हमने जगह चेंज की है। तो माइनस, ये 2B को बाद में लिखा है, इसको पहले लिखा है, तो वहां से माइनस कॉमन आ जाते हैं, ये माइनस और ये माइनस ना कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ से ये हमारे पास ना इसकी वैल्यू आ गई, ये 3 इक्वेशंस बन गई हैं। इसके बाद हमने ना क्वेश्चन में उन्होंने बताया हुआ था कि ए डॉट बी 3 के बराबर है। ये अगर क्वेश्चन में देखें ना, ये उन्होंने बात बताई हुई है कि ए डॉट बी किसके बराबर है, 3 के बराबर है। यहाँ से हमने ना इस चीज को लिख कर इसको सॉल्व करते हैं, ये ए की वैल्यू, ये डॉट बी की वैल्यू, इसको हमने 3 के बराबर रख दी है। अब इसका जब हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 ने बी से मल्टीप्लाई होना है, ये आ जाएगा। फिर 2 ने B2 के साथ मल्टीप्लाई होना, 3 ने B3 के साथ मल्टीप्लाई होना। एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई है, एक इक्वेशन ये बनी हुई है। ये 2 इक्वेशंस हमारे पास हैं। इन 2 इक्वेशंस को हम ना सॉल्व करते हैं।
अच्छा, इसके अंदर आप देखा जाए कौन सी चीज सॉल्व हो सकती है फ्रॉम इक्वेशन टू। इक्वेशन नंबर टू, ये ऊपर तीन इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। इक्वेशन टू में से ना उन्होंने B3 की वैल्यू निकालनी है। तो B3 इधर ही रहेगा, या इसको इधर ले आए और वन को इधर ले आए, तो B3 बराबर आ जाएगा 3B1 - 1। फिर ये हमने इक्वेशन नंबर थ्री में से B2 की वैल्यू निकालते हैं। ये इक्वेशन नंबर थ्री है, इसमें से B2 की वैल्यू निकालेंगे। तो ये बन जाएगा 2B1, ये वाला वन इधर आकर -1, ये -B2 इधर आकर ना B2 हो जाएगा। तो यहाँ से भी ना हमारे पास B2 की वैल्यू आ गई। तो एक हमारे पास B3 की वैल्यू निकल आई है, एक B2 की वैल्यू निकल आई है। ये जो दो वैल्यूज निकली है ना, इधर हम पुट कर देते हैं। ये B2 की वैल्यू इधर पुट होगी, और जो B3 की वैल्यू है वो इस जगह पर पुट हो जाएगी। ये सारे का सारा क्वेश्चन ना B1 के अंदर चेंज हो जाएगा। अब ये 14B1 = 8 आ जाएगा। फिर ये जो 14 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, तो 7/4 इसका आंसर आ जाएगा। इसको टू के टेबल पर डिवाइड किया, ये B1 की वैल्यू को हम इधर पुट करेंगे इस इक्वेशन में। जो B2 = 2B1 - 1 है। अब B1 की वैल्यू जब इधर पुट करेंगे तो B2 की वैल्यू आ जाएगी। और इसी B1 की वैल्यू को अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे, जो B3 वाली इक्वेशन है, तो वहां से हमारे पास B3 की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह ना हम ये B2 की भी वैल्यू निकाल लेंगे, फिर B2 के बाद हम B3 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब ये जो हमारे पास B वेक्टर है, इस जगह पर ये जो गिवन वेक्टर B था, इसके अंदर हमने B1 की वैल्यू पुट करनी है, B2 की वैल्यू पुट करनी है, और B3 की वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड ये जो वेक्टर था B, जो हमने फाइंड करना था, इस तरीके से ना ये फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारे जो क्वेश्चन है ना, इसका भी एक पार्ट हुआ है। इसका दूसरा पार्ट जो है ना, ये अभी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि ये आखिरी मिनट अब चल रहा है, इसके अंदर ये कंप्लीट नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड पार्ट है, इधर से हम ना कल स्टार्ट करेंगे। तो ये बाकी जो है ना, इसके अंदर अगर कोई मसला है तो पूछ लें, तो बाकी यहाँ से कल स्टार्ट कर लेंगे। हाँ जी, इसमें कोई बात तो नहीं पूछनी है? नहीं। चलें, ठीक है।